टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज मैं 3-4 क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा ये डिस्कस जब करूँ तो सारे बच्चे देखें। तो पहला जो क्वेश्चन है ये औसत से आया है। ठीक, औसत ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? औसत का जो सूत्र होता है क्या कहते हैं कि जितना परिणामों का योग, ठीक, बटा परिमाणों की संख्या ठीक। अब क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। क्या है क्वेश्चन? कुछ कृषि मजदूरों की औसत आय एस है। ठीक, अब कितने कृषि मजदूर हैं ये हमको नहीं पता है, जो भी हो। और कुछ अन्य मजदूरों की औसत आय टी है। ठीक, कोई एक कंपनी है जहाँ 2 टाइप के मजदूर हैं, कुछ कृषि हैं और उसके बाद अन्य हैं। ठीक, अब कह रहा है लेकिन हमको अभी यहाँ तक नहीं दिया है कि कितने कितने लोग हैं, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आता है कृषि मजदूरों की संख्या अन्य मजदूरों का 11 गुना है। यहाँ से हमको ये मिल गया कि कृषि मजदूरों की संख्या अन्य मजदूरों की संख्या का 11 गुना। अगर अन्य मजदूरों की संख्या 1 तो कृषि मजदूर इसका 11 गुना कितना हो जाएंगे? 11। ठीक, गुना मतलब गुणा होता है, कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर कृषि मजदूर अन्य मजदूर अगर हम 2 मानेंगे तो इसका 11 दूना 22, कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर ये 5 मानेंगे तो इसका 11 गुना 55। लेकिन क्वेश्चन को जितना इजी बनाया जाए मेरे लिए सही रहता है, इसलिए कृषि मजदूर अन्य मजदूरों की संख्या मैंने 1 माना तो कृषि मजदूर इसका 11 गुना है, तो ये 11 हो गए। अब कह रहा है कृषि मजदूरों की औसत आय एस है। ठीक, तो कृषि मजदूरों की आय, टोटल आय क्या होगी? 11 गुणे एस। ठीक, प्लस मैंने कहा था क्या होता है कि औसत में योग बटे उनकी संख्या। अब कह रहा है और कुछ अन्य मजदूरों की औसत आय क्या है? टी है। कितने अन्य मजदूर है? 1 गुणे टी। अब जितने लोग हैं उनका अपान कर देते हैं। कितने लोग हैं? 11 1 12, टोटल 11 कृषि हैं और 1 अन्य है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है कि 11s प्लस 1 को अगर टी से गुणा करेंगे टी आएगा अपॉन 12। यही हमारा आंसर, यही हमारा औसत। तो सभी मजदूरों की औसत मासिक आय क्या होगी? यही सभी मजदूरों की औसत मासिक आय है, और ये ऑप्शन नंबर 3 यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, आपको मैं ले चलता हूँ आज अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आया है, कहाँ से शुरू होता है? ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब स्पीड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। बस यही 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, और सारे क्वेश्चन इसी से बेस आते हैं। और एक चीज़ में इसमें हम आपको ये बता दें कि जब ट्रेन की बात होती है या किसी की बात होती है, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब जब विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब कोई ऐसे आ रहा है एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो ये ट्रेन भी इधर आ रही है इसकी स्पीड, और ये ट्रेन भी इधर आ रही है इसकी स्पीड, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये भी चल रही है स्पीड से कुछ ना कुछ और ये भी चल रही है। ठीक, और जब सब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनकी माइनस कर दी जाएगी। इसमें क्या प्लस, इसमें माइनस। ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ।
क्या कह रहा है, और एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी इसका, जैसे ये 12 सेकंड है और आंसर सारे मीटर में है, ठीक, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक। चाहे अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये जो समय है ये घंटा में करिए और ये जो है किलोमीटर में, लेकिन हमको ये आसानी होगी बदलने में, इसलिए हम इसी को बदलते हैं। तो क्वेश्चन है 84 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है। फिर इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था जैसे 11 गुना है, तो वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से, ठीक, दो ट्रेन है एक्स और वाई। अब अगर x की लंबाई हमको पता होती तो y की लंबाई हम निकाल लेते। बाई चांस अगर दिया होता क्वेश्चन में कि x की लंबाई कितनी है, 6 है, ठीक, तो y की लंबाई कह रहा है x की 2/3 है, 6 का 2/3, 2/3 यही तो होता है, तो कितना हो जाता है 4, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है x की लंबाई क्या है, तो हम x की लंबाई क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 6 ही मान लेते हैं, ठीक, चाहे 1 मान लें, 6 मान लें, कुछ भी। अगर x की लंबाई कितना मान लेते हैं हम, 2/3, 3 मान लेते हैं, ठीक, तो y की लंबाई क्या हो जाएगा, 3 का 2/3, 2, ठीक। यहाँ से ये हमको पता चला कि y की लंबाई कितना हो गया। अगर x की लंबाई हम 3 मान लें तो y की लंबाई 2, ठीक, 2/3 निकालना अभी मैंने आपको बताया था। अब क्या, जो मैंने फिगर क्या बताया था आपको कि क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो इसमें स्पीड मैंने कहा था जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी स्पीड है जो ऐड हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ एक की स्पीड 84 है, एक की 52 है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, 8 5 13, ये तो स्पीड हो गया। लेकिन अब स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 सब लोग जानते हैं इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा कैसे 5/18, 18/5 होता है, ठीक। ये स्पीड हो गई। अब बराबर डिस्टेंस क्या होता है कि दो ट्रेन हैं, दोनों का क्या होता है, योग। अब एक इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई 3x, इसकी 2x, तो टोटल 5x बटा कितना टाइम लगता है, 12 सेकंड। बस क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको काट लेते हैं हम यहाँ से, 5 से 5 कट गया, 6 दूनाई 12 और 6 3 18, ठीक। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 136 इंटू 2/3, ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहा है, x की लंबाई, ठीक, ट्रेन x की लंबाई, ये इस x की वैल्यू आती है, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक, a ही मान लेते हैं, जो भी हो a की वैल्यू क्या आ गई, इतनी। अब x की लंबाई क्या है, 3a, ठीक, तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 272 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए हम आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अभी। अब आपको अगर तो ये क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है समझ में, तो मैं जब स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो सारे आपके जो कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है ये लिया गया है SICI से, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। टफ क्वेश्चन है, टफ क्या, टफ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। राम ने दो भिन्न स्कीम A और B में एक निश्चितार्थ निवेश की, ठीक, दो स्कीम है A और B। स्कीम A पर 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रस्तावित है और स्कीम B पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये ध्यान देना है, स्कीम A पर जैसे दो स्कीम है, ठीक, एक पर साधारण ब्याज, एक पर चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रस्तावित है। 2 वर्षों में स्कीम A में निवेश की गई राशि 3600 रुपये
का ब्याज प्राप्त होता है और निवेश की कुल राशि 35,000 रुपये है। अब 2 वर्षों के लिए स्कीम बी में निवेश की गई राशि पर ब्याज प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन का यही मतलब है कि राम के पास 35,000 रुपये थे। ठीक, क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं क्या थे। राम के पास 35,000 रुपये थे। अब राम जब गया बैंक में तो उसको 2 स्कीम मिले। क्या? एक में बताया गया कि साधारण ब्याज है, सीआई है, एक एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो राम ने सोचा कि मैं 35,000 रुपये का कुछ हिस्सा साधारण ब्याज में दे दूं और कुछ हिस्सा चक्रवृद्धि ब्याज में दे दूं। तो वही पूछ रहा है कि 2 वर्षों के लिए स्कीम बी में निवेश की गई राशि क्या होगी। मतलब यही 35,000 रुपये में कितना ए में निवेश किया गया है और कितना बी में निवेश किया गया। अब टोटल वो 35,000 निवेश किया है, लेकिन ये नहीं पता है कि 20,000 उसमें किया है कि 15,000 उसमें किया है कि 30,000 उसमें किया है कि 5,000 चक्रवृद्धि ब्याज वाले में किया है। चलिए हम कैसे इसको निकालते हैं ये मैं बताता हूँ। काफ़ी इजी तरीका है, आपको अच्छा लगेगा। अब स्कीम ए में क्या है, ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और स्कीम बी में सीआई। अब स्कीम ए में जो पैसा लगाया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है, स्कीम बी में चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया है। तो 2 साल के लिए गया है। आपको मैं बता दूं कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर होता। पहले साल 10% तो दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। लेकिन जो सीआई होता है वो ब्याज दर ब्याज इसे कहते हैं। मतलब अगर पहले साल 10 तो दूसरे साल 10 का 10% मतलब 11, तीसरे साल 11 का 10% ऐसे होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज में सब लोग जानते हैं पहले साल अगर 12 तो दूसरे साल भी 12। 2 साल में कितना इंटरेस्ट साधारण ब्याज में? 24। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल 10 दूसरे साल 10 का 10%। कैसे हम निकालते हैं 10 का 10% कितना? 1। तो 10 1 11, पहले 10 लग रहा था अब 10 1 11। अब इसमें क्या हो गया 21 इंटरेस्ट। ये यहाँ से हमको निकल के आया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में स्कीम ए में निवेश की गई राशि 36 रुपये है। ठीक, 3600 रुपये का ब्याज मिलता है। ये बात हमको देखना है कि ब्याज, ठीक, और हमारा ब्याज कितना आया 24। और ये यहाँ आप देखते हैं 2 वर्षों में स्कीम ब्याज 3600 रुपये, स्कीम ए मतलब एसआई में क्या है 3600 रुपये उसको मिलते हैं और हमारा ब्याज क्या है 24। तो 24 बराबर 3600, इसलिए 100 बराबर कितना निवेश किया होगा 3600 अपॉन 24/100। ठीक, यहाँ से हम काट लेके हम 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 15। अब मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? 15,000 रुपये उसने किस में इन्वेस्ट किया था? ए में। ठीक, 15,000 रुपये ए में। अच्छा, हमको ये बताइए जब उसने 15,000 रुपये ए में निवेश किया था, टोटल 35,000 रुपये लाया था, तो बी में कितना निवेश करेगा? बी में 20,000 रुपये निवेश करेगा कि नहीं करेगा? तो बी में हमको यहाँ निवेश 20,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी में निवेश की गई राशि नहीं, बी में निवेश की गई राशि पर क्या ब्याज मिलता है ना। तो बी में कितना निवेश किया? 20,000। तो 20,000 पर कितना ब्याज मिलेगा सीआई में? टोटल ब्याज क्या आया है 2 साल का? 21। तो इसका 21% हम निकाल लेते हैं। ठीक, 4200 रुपये इसको इसमें ब्याज मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत मज़ा आया होगा हमको लग रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सीआई एसआई आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हुई है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राम है ए बी में अपनी राशि निवेश करता है। ठीक, राम के पास टोटल 35,000 रुपये थे। ये नहीं पता था कि राम कितना साधारण ब्याज में निवेश करता है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करता है। लेकिन हाँ, ये हमको पता था कि 35,000 रुपये हैं। तो यहाँ हमको क्वेश्चन दिया था 12% 2 साल का
इसका साधारण ब्याज। तो 12%, एक साल का 12, दूसरे साल का 12, 2 साल में कितना ब्याज मिला? 24%। ठीक, तो यहाँ भी दिया है कि साधारण ब्याज पर उसको 3600 रुपये का ब्याज मिला, और हाँ हमारा ब्याज क्या है? 24, इसलिए 24% की वैल्यू 3600, इसलिए 100% की वैल्यू 15,000। मतलब उसने ए में 15,000 निवेश किया, तो टोटल 35,000 निवेश किया था। अगर ए में 15 किया तो बी में कितना किया होगा? 20,000। ठीक, अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि उसने बी पे कितनी राशि निवेश की तो उसका आंसर 20,000 होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 बी में निवेश की गई राशि, पहले तो मतलब बी की राशि निकालो, उसके बाद उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे 10% का ब्याज मिलता है, तो 2 साल का 10% का ब्याज कितना हो गया? 21। तो इसलिए 20,000 का 21% कितना होता? 4200 ब्याज उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर मिले। ठीक है, अब देखें अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं बचे हमारे पास, तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा और नहीं समझ में आया होगा तो मैं आगे डिस्कस करूँगा।